गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये हमारा क्लास 10th का तीसरा लेक्चर है और हमने अपने प्रीवियस दोनों लेक्चर में जो स्टडी किया हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में स्टडी किया था, उनके अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के बारे में स्टडी किया था। तो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सभी नियम पढ़ लिए, उन पर हमने एग्जाम्पल भी देखा था पिछले वीडियो में, और मैंने उन पर जो है आपको प्रैक्टिस शीट दिया है सॉल्व करने के लिए। निश्चित रूप से आप लोग सॉल्व कर लिए होंगे और उसके बाद उसके सॉल्यूशन भी आपको दिए गए हैं। इस तरीके से आप जितने भी प्रैक्टिस शीट दिए जाएंगे उन सभी के सॉल्यूशन भी दिए जाएंगे और उन्हें खुद आप सॉल्व करिएगा, नोट्स बनाइएगा और साथ ही साथ अपने में उसको रिवीजन करते रहिएगा। रिवीजन करना बहुत जरूरी है, यदि आप छोड़ देंगे तो सब भूल जाएगा। और मैंने बार बार कहा है आपसे कि खुद का बनाया हुआ नोट्स आपके लिए काफी बेहतर साबित होगा। तो आज हम लोग अपने अगले वीडियो में चलेंगे और यह है हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट में हमने बात किया था वह कार्य जो वर्तमान में होता है, और आज हम पास्ट में जो बात करेंगे वह भूतकाल की बातों का अध्ययन करेंगे। कि पास्ट का मतलब होता है भूतकाल, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हर एक टेंस में उसकी अपनी एक पहचान होती है, यहां भी कुछ ऐसा ही है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस तो यह हुआ भूतकाल अनिश्चित। इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है? अनिश्चित, यानी वह एक ऐसा भूतकाल जो अनिश्चित रूप से व्यक्त किया जाता है। तो इस टेंस में हम किस चीज का जिक्र करते हैं? इस टेंस में हम बीते हुए घटनाओं का जिक्र करते हैं। जो चीजें बीत गई हैं, जो कार्य समाप्त हो गया है, उसके बारे में हम जिक्र करते हैं। जैसे वह स्कूल गया, वह स्कूल गया तो काम खत्म हो गया कि बाकी है? तो काम खत्म हो गया। वह इस शहर में रहता था, अब तो नहीं रहता है, पहले वह रहता था। वे लोग बहुत साल पहले यहां से चले गए। तो इसमें हम उन सभी चीजों का अध्ययन करेंगे जो चीजें हमारे भूतकाल में समाप्त हो गई हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हर एक टेंस की अपनी एक पहचान होती है, तो इस टेंस की भी पहचान है। तो क्या पहचान है? ऐसे वाक्यों के अंत में या, ये, ता, था, ती, थी, ते, थे, या कभी कभी था, थी, थे भी आते हैं। ये इसकी पहचान रही। और इससे हमेशा ये ज्ञात होना चाहिए कि कोई कार्य भूतकाल में अनिश्चित रूप से समाप्त हो गया। तो आइए अब इसमें देखते हैं हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस। मैंने आपको बताया था कि हर एक टेंस को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं: अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। तो यहां भी हम सबसे पहले किसके बारे में स्टडी करेंगे? अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में, जिसे हम कहते हैं सकारात्मक वाक्य, अफर्मेटिव सेंटेंसेज, सकारात्मक वाक्य।
पास्ट इंडिफिनिट टेंस में हम सभी सब्जेक्ट के साथ अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब के दूसरे फॉर्म का प्रयोग करते हैं। मैंने आपको बताया था क्रिया के 5 रूप होते हैं, गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज। तो इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस में हम क्रिया के दूसरे रूप का अध्ययन करते हैं। सभी सब्जेक्ट के साथ क्रिया का दूसरा रूप प्रयोग करते हैं, सभी सब्जेक्ट के साथ। सब्जेक्ट के बारे में मैंने आपको बताया था। सब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एक सिंगुलर और एक प्लूरल, यानी एक वचन और बहुवचन। तो इस प्रकार से एक वचन और बहुवचन, इनमें दोनों सब्जेक्ट के साथ क्रिया का सेकेंड फॉर्म ही लगेगा अफर्मेटिव सेंटेंस में। ठीक, तो अब हम लोग देखते हैं इसमें सबसे पहले हम इसमें सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट के पश्चात वर्ब का सेकेंड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद अदर्स। यह है अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने का तरीका। ठीक, जैसे एग्जाम्पल दैट, इसमें कहें तो वह इसी शहर में रहता था, वह इसी शहर में रहता था। तो इस प्रकार से हमने देखा क्या वाक्य अंत में ता था आया है और प्रेजेंट इंडिफिनिट में क्या था? ता है, ती है, ते हैं। तो वहां वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग कर रहे थे हम लोग, यस या यस। लेकिन इस टेंस में ता था, ती थी, ते थे, ऐसी चीज आएगा। तो ता ती ते के बाद जो था, थी, थे आता है, हम इसकी अंग्रेजी नहीं लिखते, बल्कि क्या करते हैं? क्रिया के दूसरे रूप का प्रयोग करते हैं। तो यहां देखें हम लोग तो सभी सब्जेक्ट के साथ हम वर्ब के कौन से फॉर्म का प्रयोग किए हैं? सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किए हैं। अब यहां पर वह की अंग्रेजी क्या होगी? ही, और उसके बाद रहता था। इसका बेस फॉर्म कौन सा है? बेस फॉर्म मतलब समझते हैं, फर्स्ट फॉर्म। तो रहता था शब्द जो है यह फर्स्ट फॉर्म में रहना शब्द से बना है। ना नेनी क्रिया की पहचान होती है, ना नेनी, अंत में ना शब्द आता है, जानते हैं, रहना, खाना, पीना, उठना, बैठना। तो यह रहना शब्द से बना है और रहना की अंग्रेजी क्या होती है? लिव। अब यहां पर लिव का सेकेंड फॉर्म कौन हो जाएगा? लिव्ड। ये क्रिया का कौन सा फॉर्म है? सेकेंड फॉर्म है। ही लिव्ड इसी शहर में। तो सबसे पहले हम जो प्रीपोजिशन होता है, में, पर, साथ, ये सब प्रीपोजिशन होते हैं, तो इनको पहले लिखते हैं। तो ही लिव्ड इन माने में, इसी शहर में। दिस का अर्थ इस और इसी दोनों शब्द के लिए हम करते हैं। तो ही लिव्ड इन दिस, और सिटी माने शहर, सिटी माने शहर। तो इस तरीके से हम देखें कि वह इसी शहर में रहता था। वे लोग सुबह सुबह स्कूल चले गए। वे लोग सुबह सुबह स्कूल चले गए। ठीक, अब वे लोग देखिए, वे लोग ये सिंगुलर है या प्लूरल? अब तो पता हो गया होगा, डिस्कस कर दिया जा चुका है पिछले वीडियो में सब। तो वे लोग की अंग्रेजी क्या होती है? दे। चले गए जाना से बना है, वेंट माने जाना। गो का सेकेंड फॉर्म वेंट हो गया। गो माने जाना और वेंट माने चले गए। गो माने
जाना और वेंट माने चले गए। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा? दे वेंट टू स्कूल, वे लोग स्कूल चले गए। कब गए? सुबह सुबह। दे वेंट टू स्कूल इन द मॉर्निंग, वे लोग सुबह सुबह स्कूल चले गए। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा कि वेंट भी क्रिया का कौन सा रूप है? सेकेंड फॉर्म है। बाकी तो अदर्स में हम उसको एडजस्ट कर लेंगे। इस तरह से चाहे सब्जेक्ट एक वचन हो चाहे सब्जेक्ट बहुवचन हो, इन दोनों स्थितियों में जो है हम लोग क्रिया का कौन सा फॉर्म प्रयोग करेंगे? सेकेंड फॉर्म। सब्जेक्ट एक वचन है तब भी सेकेंड फॉर्म, सब्जेक्ट बहुवचन है तब भी सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि ये पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग हम इस तरह से करते हैं। ठीक, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस में है। अफर्मेटिव सेंटेंस में हम और भी बातों का जिक्र करते हैं इसमें, और उसे कहते हैं पास्ट हैबिट इन द पास्ट। हैबिट इन द पास्ट अर्थात भूतकाल की आदत, एक ऐसी आदत जो भूतकाल में आपके साथ थी, उसका भी इसमें हम स्टडी करते हैं। जैसे इसे कहते हैं कि हैबिट, या दूसरे शब्दों में कहें तो पास्ट हैबिचुअल एक्शन, ऐसे कह सकते हैं पास्ट हैबिचुअल एक्शन। यानी भूतकाल में आपके साथ कोई आदत था, ऐसा आप किया करते थे, तो उसके लिए भी हम इस टेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक, जैसे इसमें स्ट्रक्चर क्या बनता है? सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट के तुरंत बाद इसमें यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं या वुड का प्रयोग करते हैं, प्लस इनके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। जब सेंटेंस में यूज्ड टू और वुड लगाते हैं तब इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। उसके तुरंत बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं और अदर्स। इस तरह से यह सेंटेंस जो है स्ट्रक्चर इसका बनता है। ठीक, वह बचपन में, मैं अपने बचपन में क्रिकेट खेला करता था। अब सेंटेंस आया इसमें, मैं अपने बचपन में क्रिकेट खेला करता था। बचपन में क्रिकेट खेला करता था, अब तो नहीं ना। तो इस तरीके से यहां देखा जाए तो ऐसा मेरी आदत थी और ऐसा मैं किया करता था, जाया करता था, घूमा करता था। तो ये सब जितने भी चीजें आती हैं पास्ट को लेकर के, जिनसे आदत का बोध होता है, उसे हम यूज्ड टू और वुड का प्रयोग करके बनाते हैं। तो इस सेंटेंस को हम चाहे यूज्ड टू के जरिए चाहे वुड के जरिए, दोनों में से किसी भी एक शब्द का प्रयोग करके बना सकते हैं। तो ये हो जाएगा आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट इन माई चाइल्डहुड। I used to play cricket in my childhood. Childhood माने बचपन,
और यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, क्रिकेट खेला करता था। तो इस तरह से ये सेंटेंस जो है हैबिट इन द पास्ट को इंडिकेट करता है। ठीक, अगला इसमें जो प्रयोग करेंगे, इस सेंटेंस में आदत को प्रकट करने के लिए कुछ शब्द प्रयोग कर सकते हैं, जैसे डेली, ऑफेन, डेली, ऑफेन, ऑलवेज, वंस अ डे, डे भी कह सकते हैं, वीक भी कह सकते हैं, या मंथ भी कह सकते हैं। तो वंस अ डे, दिन में एक बार। तो डेली, ऑफन, ऑलवेज, इन शब्दों का भी प्रयोग करके इससे भूतकाल की आदत को बताया जा सकता है। जैसे आपने कहा कि वह प्रायः यहां आया करता था, वह प्रायः यहां आया करता था। तो आपने देखा यहां इसमें एक शब्द आया, कौन सा? प्रायः। और प्रायः की जो अंग्रेजी होती है वह कौन होती है? ऑफेन। ऑफेन माने प्रायः। अब इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे? मैंने कहा था कि इसमें वर्ब जो है सिंगुलर और प्लूरल दोनों सब्जेक्ट के साथ आता है। तो अब क्या करेंगे इसमें? ही, उसके बाद हमने क्या कहा था अभी कि इसमें या तो यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं या वुड का प्रयोग करते हैं। तो प्रायः इसके लिए हम वुड ऑफेन, WOULD, वुड ऑफेन, he would often come here, he would often come here, वह प्रायः यहां आया करता था। ये कम वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करेंगे? वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। कौन सा फॉर्म यूज करेंगे? फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। तो he would often come here, वह प्रायः यहां आया करता था। तो ये बातें आपको समझ में आ गई। तो क्या समझे आपने इससे कि यदि भूतकाल की आदत बतानी है तो हम क्या करेंगे? इसमें यूज्ड टू और वुड के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाएंगे? फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और अदर्स। तो ये इतना समझ में आ गया होगा। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। नोट्स आप लोग बनाते रहिएगा अपना। अपने से भी हिंदी में कोई वाक्य लिख करके पास्ट इंडेफिनिट टेंस के ऊपर आप लोग खुद उसका ट्रांसलेट करने का प्रयास किया करिए, तो वह चीज आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो हम यहां से अब और आगे चलते हैं। इसमें कुछ पास्ट के लिए टाइम दिए गए होते हैं, उन्हें हम पास्ट टाइम कहते हैं। कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जो अक्सर करके पास्ट टाइम को बताते हैं? तो यदि उनमें देखा जाए तो
आप जानते हैं यस्टरडे, यस्टरडे, प्रीवियस डे, उसके बाद लास्ट, लास्ट वीक, चाहे वीक कह लीजिए, चाहे लास्ट मंथ कह लीजिए, लास्ट ईयर कह लीजिए, ये कोई भी लास्ट के साथ। और एक और होता है एगो, जिसे हिंदी में कहते हैं पहले। ठीक, एगो का प्रयोग करके। तो ये जो चीजें हैं पास्ट टाइम के साथ आती हैं, और जहां भी ये चीजें आएंगी वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस में प्रयोग किया जाएगा। जैसे अब यदि आपने कहा वे लोग कल यहां आए थे, वे लोग कल यहां आए थे, ठीक, वे लोग कल यहां आए थे। अब इस सेंटेंस में देखिए तो वे लोग की अंग्रेजी क्या होती है? दे, दे माने वे लोग। उसके बाद आगे है यहां आए थे, और इसके साथ साथ क्या जुड़ा है? कल। तो कल ये बीता हुआ है या आने वाला? कल आए थे तो बीता हुआ कल, और बीते हुए कल के लिए किसका प्रयोग करते हैं? यस्टरडे का प्रयोग करते हैं। इसलिए लिखेंगे दे, और आप जानते हैं ना कोई भी सेंटेंस का 3 पॉइंट वाला कौन है? सब्जेक्ट, दूसरा वर्ब, और तीसरा ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हमने वे लोग सब्जेक्ट लिख दिया। अब आए थे शब्द आना से बना है, आना का सेकेंड फॉर्म आए थे, तो कम माने आना, और कम का सेकेंड फॉर्म कौन हो जा? केम हो जाएगा। दे केम हियर। उसके बाद क्या है? कल। अब कल की अंग्रेजी क्या होगी? यस्टरडे। दे केम हियर यस्टरडे। वे लोग कल यहां आए थे। दूसरा एग्जाम्पल इसमें, एक घंटे पहले, एक घंटे पहले मैंने उसे इस गली में देखा था। एक घंटे पहले मैंने उसे इस गली में देखा था। अब दी सेंटेंस, एक घंटे पहले, यहां हम देखते हैं कि किसने देखा था? मैंने देखा था। और जो व्यक्ति काम करता है वो क्या कहलाता है? सब्जेक्ट, यानी कर्ता कहलाता है। तो इससे हमारा यहां सब्जेक्ट मिल गया। और देखा था शब्द देखना से बना है। देखना क्रिया का बेस फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म है देखना। अब इसकी जो अंग्रेजी होती है सी, सी माने देखना, और इसका पास्ट टेंस कौन होता है? सा। यानी याद रखिए इतना कि आपको टेंस जानने के लिए क्रिया के तीन रूप तो कम से कम जानना ही पड़ेगा। पहला रूप, दूसरा, तीसरा, यानी प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल। तीसरे को हम क्या कहते हैं? पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। ये 3 रूप क्रिया के जानने ही पड़ेंगे आपको। एक घंटे पहले मैंने उसे इस गली में देखा था, तो मैंने देखा था। अब क्या करेंगे? यहां लिखेंगे आई, और देखा था, देखना की अंग्रेजी सी, क्योंकि ये पास्ट टेंस में है, तो सी का जो पास्ट टेंस होगा वो कौन होगा? सा होगा। आयशा, मैंने देखा था। किसे देखा था? उसे, ऑब्जेक्ट।
जिसके ऊपर प्रभाव पड़े वही क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो देखने का प्रभाव इसके ऊपर है। तो आई सा हिम, मैंने उसे देखा था। कहां देखा था? इस गली में। इसमें में क्या चीज है? प्रीपोजिशन। मैंने बताया था आपको, संबंध सूचक अव्यय प्रीपोजिशन कहते हैं। तो आई सा हिम इन माने में और इसके पहले मैंने बताया था कि इसी और इस इन दोनों के लिए किसका प्रयोग करते हैं? दिस का प्रयोग करते हैं। आई सा हिम इन दिस स्ट्रीट, आई सा हिम इन दिस स्ट्रीट। कब देखा था? 1 घंटे पहले। तो ये जो पहले शब्द का प्रयोग होगा एगो के अर्थ में, उसके पहले कोई न कोई समय जरूर दिया जाएगा। 1 घंटे पहले, 2 घंटे पहले, 1 दिन पहले, 4 दिन पहले, 1 सप्ताह पहले, 2 सप्ताह पहले, 1 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले, यानी एगो से पहले कोई न कोई समय जरूर आएगा। ठीक है। तो आई सा हिम इन दिस स्ट्रीट। अब लिखेंगे 1 घंटे पहले एन और एगो। ठीक। आई सा हिम इन दिस स्ट्रीट एन और एगो। तो हमने इसको भी स्टडी कर लिया कि ये जितने शब्द हैं इन सभी के लिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। इसमें समय दिया गया होता है और समय के साथ हम प्रयोग करते हैं उसका। ठीक है। पिछले महीने उसका लड़का मर गया। अब देखिए यहां से भी पिछले महीने उसका लड़का मर गया। कब? पिछले महीने। तो समय दिया कि नहीं इसमें? पिछला को अंग्रेजी में लास्ट कहते हैं, महीने को मंथ। उसका लड़का। अब ये देखिए यहां लड़का शब्द नाउन है और उसके पहले यदि उसका, उसकी, उसके आए तो हिज या हर लगाते हैं। यदि पुरुष की बात है तो हिज, स्त्री की बात है तो हर। और मर गया, मरना। डाई माने क्या होता है? मरना होता है। और डाई का जो सेकेंड फॉर्म होता है वह कौन होता है? डाइड होता है। इसलिए इसे कैसे लिखेंगे? उसका लड़का मर गया। तो मर जाना ये वर्ब हो गया, हमको मिल गया यहां से, मर गया। उसका लड़का सब्जेक्ट हो गया जा, क्योंकि वही मरा। इस प्रकार से लिखेंगे हिज सन, हिज सन, बॉय नहीं, क्योंकि अपने बच्चे के लिए किसका प्रयोग करते हैं? सन का प्रयोग करते हैं। इसलिए हिज सन और डाई, डाई का सेकेंड फॉर्म कौन हुआ? डाइड। हिज सन डाइड, बचा कौन? पिछले महीने। तो पिछले को क्या बोलते हैं हम लोग? लास्ट। लास्ट माने पिछला और मंथ माने क्या होता है? महीना। तो हिज सन डाइड लास्ट मंथ, पिछले महीने उसका लड़का मर गया। इस प्रकार से हम इस सेंटेंस को सॉल्व करेंगे। तो मेरे विचार से आपको यह बात समझ में आ गई होगी कि ये जो समय दिए गए हैं ये पास्ट इंडेफिनिट में प्रयोग किए जाते हैं और इनके साथ वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है। ठीक। चाहे सब्जेक्ट एक वचन हो, चाहे सब्जेक्ट बहुवचन हो, इन सभी के साथ हम वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्रयोग करते हैं। अब हम इस पे अफर्मेटिव सेंटेंस में बात पढ़ लिए। अब इसके बाद हम स्टडी करेंगे इसके नेगेटिव सेंटेंस में। ठीक। तो कैसे स्टडी करेंगे नेगेटिव सेंटेंस में, आगे हम लोग इसमें देखते हैं। तो अब हम स्टडी करने जा रहे हैं इसमें नेगेटिव सेंटेंस को लेकर। नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद
डिड नॉट लिखते हैं। और ध्यान रहे, डिड नॉट के साथ क्रिया का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करते हैं, सेकेंड फॉर्म नहीं प्रयोग करते हैं। जब भी डिड नॉट लगेगा तो उसके साथ क्रिया का कौन सा फॉर्म लगेगा? फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म प्रयोग नहीं करेंगे। तो ये हो जाएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद आएगा इसमें ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद फिर अदर्स। ठीक, इस तरह से इसमें डिड नॉट के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करेंगे? फर्स्ट फॉर्म। लेकिन नेगेटिव में एक चीज और है जिसका मैंने जिक्र किया था, नेवर, कभी नहीं। नेवर का मतलब कभी नहीं। तो उसके लिए हम क्या प्रयोग करेंगे? उसके लिए हम लोग सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं और उसके तुरंत बाद नेवर, नेवर के तुरंत बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं और अदर्स। ये इतनी चीजें प्रयोग करते हैं हम लोग। तो आपको यह स्ट्रक्चर समझ में आ गया? आपने ये देख लिया इसमें क्या कि यदि डिड नॉट लगाएंगे तो वर्ब का कौन सा फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, और यदि इसमें नेवर लगाएंगे तो वर्ब का कौन सा फॉर्म? सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। और ये बात आप उसमें भी पढ़े हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। जैसे आप डू नॉट और डज नॉट लगा रहे थे तो वर्ब का कौन सा फॉर्म लगा रहे थे? फर्स्ट फॉर्म। उसी प्रकार से इसमें डिड नॉट के साथ भी वर्ब का कौन सा फॉर्म होगा? फर्स्ट फॉर्म। लेकिन नेवर के साथ इसमें वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा? सेकेंड फॉर्म। अब आगे बढ़े यहां से हम लोग। जैसे आज वह स्कूल नहीं आया, आज वह स्कूल नहीं आया। अब ये सेंटेंस देखिए यहां से, आज वह स्कूल नहीं आया। तो कैसे इसे सॉल्व करेंगे? कौन स्कूल नहीं आया? वह स्कूल नहीं आया। तो ये हमें क्या मिल गया? सब्जेक्ट। और ये शब्द आया शब्द आना से बना है, बेस फॉर्म कौन है? आना। और ये हमारा मिल गया यहां से वर्ब। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट लिखते हैं, और इसके साथ साथ इसमें क्या चीज आया है? नहीं शब्द आया है। तो सबसे पहले हम यहां लिखेंगे सब्जेक्ट जो है वह, और उसके बाद डिड नॉट। डिड नॉट, इस डिड नॉट का प्रयोग दोनों प्रकार के सब्जेक्ट के साथ करते हैं, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो और चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो। इन दोनों स्थितियों में हम किसका प्रयोग करेंगे? डिड नॉट का प्रयोग करेंगे। तो ही डिड नॉट, उसके बाद डिड नॉट के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। सेकेंड फॉर्म मत प्रयोग करिएगा, नहीं, गलत हो जाएगा। तो ही डिड नॉट, उसके तुरंत बाद किसका प्रयोग करेंगे? कम। ही डिड नॉट कम टू स्कूल, ही डिड नॉट कम टू स्कूल, और आज जिसे टुडे कहते हैं। ही डिड नॉट कम टू स्कूल टुडे, आज वह स्कूल नहीं आया। समझ में आ गई होगी बात? उसी तरीके से वह कभी भी मेरा कहना नहीं मानता था। कभी भी नहीं। वह कभी भी मेरा कहना नहीं मानता था। अब इसमें एक शब्द आ गया, चाहे कभी नहीं और चाहे कभी भी नहीं, इन दोनों के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? नेवर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? नेवर का। तो सबसे पहले हमने लिखा वह, जिसकी अंग्रेजी क्या होगी? ही, और उसके तुरंत बाद किसका प्रयोग करना है? नेवर का। तो यहां लिखा हमने ही नेवर। अब कहना मानता था शब्द कहना मानना से बना है, बेस फॉर्म तो वही ना होगा, कहना मानना। और कहना मानना, आज्ञा का पालन करना, इन दोनों के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? ओबे, OBEY।
ओबे। लेकिन एक प्रॉब्लम अभी है, मैंने कहा पास्ट इंडिफिनिट टेंस में नेवर के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है? सेकेंड फॉर्म लगता है। तो यहां क्या हो जाएगा? ओबेड। ही नेवर ओबेड मी। ही नेवर ओबेड मी, वह मेरा कहना कभी नहीं मानता था। ठीक उसी तरीके से नेवर के साथ हमेशा वर्ब का कौन सा फॉर्म प्रयोग करेंगे? सेकेंड फॉर्म। ठीक, मैंने उसे कभी नहीं देखा। मैंने उसे कभी नहीं देखा। अब ये सेंटेंस, मैंने उसे कभी नहीं देखा, तो मैंने के लिए भी किसका प्रयोग करेंगे? आई। कभी नहीं के लिए नेवर। आई नेवर और देखा शब्द है इसमें, तो देखा देखना से बना है। आई नेवर सा हिम, मैंने उसे कभी नहीं देखा। तो यानी आपने नेगेटिव सेंटेंस समझ लिया। स्ट्रक्चर में लिखा गया है डिड नॉट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और नेवर के साथ वर्ब का सेकेंड फॉर्म। इसके एग्जाम्पल दिए गए हैं, इस पर भी आप लोग अच्छे से नोट बनाइएगा अपना। ठीक, अब चलते हैं इसमें इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस को लेकर के। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसके बारे में हम जानते हैं अच्छी तरीके से कि इसमें हम प्रश्न पूछने का काम करेंगे और कैसे प्रश्न को पूछते हैं, कैसे उसे हम हल करते हैं, इसके बारे में देखें। इस सेंटेंस में आगे स्टडी करने जा रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। प्रश्नवाचक वाक्य। कौन सा वाक्य? प्रश्नवाचक वाक्य। आप इसके पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, देख चुके भी हैं कि प्रश्नवाचक वाक्य दो तरीके से होते हैं। कौन सा? एक जो क्या से शुरू होता है और एक जिसमें हिंदी में प्रश्नवाचक शब्द बीच में आते हैं। इन दोनों तरीके से ये शुरू होते हैं। तो अब हम इसमें स्टडी करेंगे क्या से शुरू होने वाले वाक्य। क्या से शुरू होने वाले वाक्य। ठीक, इससे इसका उत्तर हम किस में देंगे? यस या नो में। इसका जिक्र हम कर चुके हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं? डिड को बाहर लिखते हैं। इस टेंस की सहायक क्रिया क्या है? डिड। प्रेजेंट इंडिफिनिट की सहायक क्रिया क्या थी पिछली वीडियो में? डू और डच। और इसमें किसका प्रयोग करेंगे? डिड का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे डिड, उसके बाद क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि मैं बार बार जिक्र किया हूं क्या कि जब भी डिड लगेगा तो उसके साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा? फर्स्ट फॉर्म लगेगा। तो सेंटेंस में क्या होगा? डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद अदर्स। ठीक, और अंत में क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो यह है किससे शुरू होने वाले वाक्य? क्या से शुरू होने वाले वाक्य। ठीक है। क्या उन्हें मेरा नाम और पता मालूम था? हिंदी वाक्य है। क्या
उन्हें मेरा नाम और पता मालूम था। अब ये देखिए, मालूम था का सेंस क्या है इसमें? क्या उन्हें मेरा नाम और पता मालूम था? इसका अर्थ यह है कि क्या वे मेरा नाम और पता जानते थे? थे आया कि नहीं? तो कौन सा टेंस हुआ? पास्ट इंडेफिनिट हुआ। और ऐसे में क्या करेंगे इसमें हम? सबसे पहले इस टेंस की सहायक क्रिया को लिखेंगे। क्या के लिए? इस टेंस की सहायक क्रिया कौन है? डिड। उन्हें क्या अंग्रेजी? दे। डिड दे। अब उसके बाद आगे क्या है? सब्जेक्ट तो लिख दिया मैंने, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। मालूम था यानी जानते थे। जानना की अंग्रेजी क्या होती है? नो माने जानना। डिड दे नो मेरा नाम और पता? डिड दे नो माई नेम एंड एड्रेस? डिड दे नो माई नेम एंड एड्रेस? इस तरीके से हम ये सेंटेंस देखा हमने कि जब कभी भी हेल्पिंग वर्ब से कोई शब्द प्रश्नवाचक वाक्य की शुरुआत हम कैसे करते हैं, यानी क्या शब्द शुरू में आए तो उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर्स। ठीक, तो ये इसमें रहा। और उसी तरीके से इसमें यदि प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए तो हम क्या करेंगे? यानी प्रश्नवाचक शब्द प्रश्नवाचक शब्द वाले वाक्य। अब इसे कैसे स्टडी करेंगे? आपको पता हो गया होगा प्रश्नवाचक शब्द कौन से होते हैं। हिंदी में कब, कहां, क्या, कौन, और अंग्रेजी में व्हेन, वेयर, व्हाट, हु, व्हाई, ये सब प्रश्नवाचक शब्द होते हैं। तो सबसे पहले हम यहां लिखेंगे प्रश्नवाचक शब्द को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं QW यानी क्वेश्चन वर्ड। उसके तुरंत बाद हम क्या करेंगे? इसमें इसे लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब कौन है? डिड। फिर क्या लिखेंगे हम लोग इसमें? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद एक बात और बता दें, यहां सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम नॉट का प्रयोग करेंगे, नेवर का प्रयोग करेंगे यदि वाक्य क्या होगा? इंट्रोगेटिव भी होगा और नेगेटिव भी होगा, तब तो यहां नॉट लगेगा, और नहीं होगा तो नहीं लगाएंगे। क्या करेंगे इसमें? क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के तुरंत बाद जो है यहां पर यदि नेगेटिव है तो नॉट लिखेंगे, नहीं है तो नहीं लिखेंगे। उसके पश्चात वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर आगे इसमें ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स और क्वेश्चन मार्क। ठीक, जैसे वे लोग इस शहर में कहां रहते थे? वे लोग इस शहर में कहां रहते थे? था, थी, ते थे आ गया इसमें। तो सबसे पहले वे लोग, जिनकी अंग्रेजी क्या होती है? दे, सॉरी, सबसे पहले क्योंकि ये प्रश्नवाचक है तो सबसे पहले यहां क्या प्रयोग करेंगे? कहां। किस शब्द से हमें प्रश्न का बोध हो रहा है? कहां से बोध हो रहा है इसमें?
तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड प्रश्नवाचक शब्द को रखेंगे। तो प्रश्नवाचक शब्द कहां की अंग्रेजी क्या होती है, वेयर। उसके बाद क्या रखेंगे, हेल्पिंग वर्ब, जिसे डिड कहते हैं, इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब। तो वेयर डिड। अब रखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है, वे लोग, और वे लोग की अंग्रेजी कौन होती है, दे। वेयर डिड दे लीव माने रहना। वेयर डिड दे लीव, इस शहर में, तो क्या अंग्रेजी बनेगी इसकी, इन दिस सिटी। इन प्रीपोजिशन है, इन दिस सिटी, इस शहर में। ठीक, तो इस तरह से सेंटेंस को हम, ये डबल इंटरोगेटिव के अंतर्गत क्वेश्चन वर्ड वाले वाक्य हैं यहां से, ऐसे ही बस केवल क्रिया बदलती रहेगी, क्रिया बदलती रहेगी, और इसी प्रकार से इसका नियम हम फॉलो करते रहेंगे। ठीक है, तुम लोग वहां क्यों नहीं गए। अब एक सेंटेंस देखते हैं, तुम लोग वहां क्यों नहीं गए। करेक्ट। अब क्या करेंगे, सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी लिखेंगे। क्यों की अंग्रेजी क्या होती है, व्हाई। उसके बाद क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब। इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब कौन है, डिड, और सब्जेक्ट कौन है, तुम लोग। व्हाई डिड यू, लेकिन इसमें एक चीज और मिल गया, क्या मिल गया, नहीं सर, नॉट। और नॉट के लिए मैंने क्या बताया था, सब्जेक्ट के तुरंत बाद वह लगेगा। सब्जेक्ट कौन है हमारा, यू है। तो व्हाई डिड यू, अब यही तुरंत किसका प्रयोग करेंगे, नॉट। व्हाई डिड यू नॉट, गए शब्द जाना से बना है। गो माने क्या होता है, जाना, और आप जानते हैं कि इसके साथ क्रिया का कौन सा फॉर्म लगता है, फर्स्ट फॉर्म। तो व्हाई डिड यू नॉट, अब ये क्या हो जाएगा, गो, सॉरी, व्हाई डिड यू नॉट गो, और वहां की अंग्रेजी देयर। हियर माने यहां, और देयर माने वहां। तो व्हाई डिड यू नॉट गो देयर, तुम लोग वहां क्यों नहीं गए। तो ये दोनों स्थितियों में आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी प्रकार से हूं की बात हम लोग करें, तो हूं वाले सेंटेंस में सबसे पहले हम हूं लिखते हैं, उसके बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर्स। यदि यह हूं वाला सेंटेंस नेगेटिव में आए, किस में आए, नेगेटिव, नकारात्मक में, तब तुरंत सबसे पहले हम हूं लिखेंगे, हूं के तुरंत बाद डिड नॉट लिखेंगे, उसके बाद डिड लग गया कि नहीं, तो वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा, तुरंत फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा। उसके बाद लिखेंगे यहां से ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद हम अदर्स। यानी ये स्ट्रक्चर है हूं को बनाने का। ठीक, तो अब देखते हैं इसमें कैसे हम लोग हूं को सॉल्व करेंगे। इसमें जैसे कौन मेरे कमरे में आया, यहां लिखा है कौन मेरे कमरे में प्रवेश किया, आया या प्रवेश किया, कौन मेरे कमरे में प्रवेश किया। ठीक, तो सबसे पहले किसको लिखेंगे, हूं, और इंटर माने प्रवेश करना, हूं इंटर्ड। हाँ ध्यान रहे, इंटर के बाद इन या इनटू का प्रयोग हम नहीं करते प्रवेश करने के अर्थ में, डायरेक्ट इंटर लिखा जाता है, इसके बाद इन या इनटू का प्रयोग नहीं किया जाता। हूं इंटर्ड माई रूम, कौन मेरे कमरे में प्रवेश किया। ठीक, किसने तुम्हें किताब नहीं दिया,
किसने तुम्हें किताब नहीं दिया? ठीक, तो इसकी अंग्रेजी क्या बनेगी? आप लोग खुद बताइए क्या अंग्रेजी बनेगी। तो इसकी अंग्रेजी बनेगी हूं, यहां लिख दे रहे हैं इसको हम, हूं। अब देखिए नेगेटिव है, नेगेटिव के साथ किसका प्रयोग करेंगे? डिड नॉट। हूं डिड नॉट गिव, गिव माने देना, डिड नॉट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। हु डिड नॉट गिव तुम्हें, यू, हु डिड नॉट गिव यू द बुक। हु डिड नॉट गिव यू द बुक, किसने तुम्हें किताब नहीं दिया। तो इस प्रकार से हमने सारी बातों को स्टडी कर लिया इसमें पूरा, और देख भी लिया कि हूं के साथ कैसे सॉल्व करेंगे, और इंट्रोगेटिव ही पढ़ लिया, नेगेटिव ही पढ़ लिया, और अफर्मेटिव भी। तो आई थिंक आज का ये लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट यहां से कंप्लीट होता है। आप हमारे चैनल माई स्कूल ऐप को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, तथा साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दें, ताकि अगला आने वाला नोटिफिकेशन वीडियो का आपको तुरंत मिलता रहे और आप इसे पिछले वीडियो से रिलेटेड सारी बातों को पूरा कर सकें। थैंक यू।